चलिए शुरू करें। कितने क्वेश्चन थे जरा देखो तो? 14 क्वेश्चन हैं। चलो शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जरा पढ़िए। अरे पढ़ोगे तब ना, पढ़ो। नहीं बुक में तो है ही, बुक में शुरुआत में नहीं है तो आईडी पे डलवा देना। चलो चलो जल्दी जल्दी पढ़ो, बहुत टाइम लगेगा। चलो सुनो अब। हाँ जी, अब देखो यही ना, इसलिए मैं जो इंटरेस्टेड लोग नहीं उनको नहीं बुलाता हूं। उसका कारण है कि जब वो पढ़ते नहीं तो डिस्टर्ब करते हैं। अब मॉडल फर्स्ट वाला सब बात कर रहा है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सुनो अच्छे से। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो 12 मैं कराने जा रहा हूं वही आएगा। हर बार अजीब ही आता है, और कहां से आता है वो मेरे बस में भी नहीं, किसी की बस में नहीं। तो सिक्योरिटी लॉ का बच्चा तो ये मान के चलता है कि वो 80-90 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करने जा रहा है। 10 मार्क्स तो पता नहीं कहां से आने वाला है, लेकिन उस 10 मार्क्स के चक्कर में 80-90 खराब नहीं करना है। ये समझो आप पहले से मन में बना लो कि पहला क्वेश्चन तो लक अच्छा रहा तो इस 12 में से कोई मैच कर जाएगा, या इस 12-13 में के पैटर्न पे कोई मैच कर जाएगा। और लक अगर नॉर्मल रहा तो मंगल ग्रह या बुध ग्रह से एक बार टपकेगा, और टपकेगा तो उसको पहले से पता है कि तो इधर से ऐसा होने वाला है, तो हम फिर डेमोरलाइज नहीं होंगे, हम बाकी 80-90 पे दम लगा देंगे। समझ में आया ना? क्योंकि हर बार नया क्वेश्चन आया हुआ है। आइए ये क्या किया है सो सुनो। सबसे पहले तुम लोग जिनके पास बुक है टिक लगाना। बोनस इशू किया 1:3 में। इसका मतलब 3 पर 1। पहले से अगर 3 शेयर रखे हो तो नया वाला कितना शेयर? 1। तो बोनस इशू के बाद तुम्हारे पास कितने शेयर्स रहेंगे? 4। ये क्लियर हो गया? ठीक है। जो शेयर्स मिल रहा है तुम्हें बोनस इशू में उसका फेस वैल्यू कितना है? 10, लेकिन करंट मार्केट प्राइस क्या है? 621। अब सुनो जरा ध्यान से। चक्कर क्या किया इस क्वेश्चन में? 2 चीज मैच कर लिया। एक बोनस इशू भी, सॉरी राइट, बोनस इशू है ना, तो सब बोला सब बोनस शेयर का प्राइस बताया नहीं। बोनस शेयर का प्राइस होता है 0, मुफ्त में मिलता है ना। ठीक। अच्छा राइट इशू होता तो राइट शेयर्स का दाम लिखता। क्या किया इसके साथ ही बीच में क्या कर दिया? स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स। स्प्लिटिंग समझते हो? बड़े शेयर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। बताओ तो कितने टुकड़े में बांटा? 10 रुपया के एक शेयर को 2-2 रुपए के 5 टुकड़े में। ये समझ में आया? 10 रुपए के एक शेयर को 2-2 रुपए के कितने टुकड़े में? 5 टुकड़े में। ठीक। अच्छा चलो अब क्वेश्चन बाद में देखेंगे। पहले बताओ अगर तुम्हारे पास पहले से 3 शेयर्स हैं तो स्प्लिटिंग के बाद कितने होंगे? 15। नहीं समझ में आया? अरे 1 5 में बदलेगा तो 3 कितना बदलेगा? अच्छा बोनस इशू के बाद 20। अब समझ में आ गया? अब ये पूछा है कि कैलकुलेट द शेयर प्राइस इफ ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। क्या सेट्रिस पेरिबस हो गया? एवरी अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। व्हाट वुड बी द सिचुएशन इफ स्प्लिट वुड हैव बीन डन बिफोर द इशू ऑफ बोनस शेयर। मतलब तुमको दोनों करना है। एक में क्या होगा कि स्प्लिटिंग होगा बोनस इशू के बाद। दूसरे में क्या है? स्प्लिटिंग हो जाएगा पहले, बोनस इशू आएगा बाद में। पर मैं आपको बताऊं, पहले आंसर बताता हूं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्प्लिटिंग से शेयर के दाम पे असर नहीं पड़ता है ना? क्या फर्क? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो आप देखो यहां पर, और तुमको याद होगा बोनस इशू से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है दाम पे। वो तुमको लगता है कि कम हो गया है, ज्यादा हो गया, लेकिन उतना शेयर भी तो मिल जाता है। तो सबको कलेक्टिवली जोड़ते हो तो बात बराबर पड़ता है ना? याद है कि नहीं याद है? चलिए सबसे पहले ये कौन सा केस है? स्टॉक स्प्लिट पोस्ट बोनस इशू। मतलब पहले कौन हुआ? पहले बोनस इशू हुआ, बाद में क्या हुआ? स्प्लिटिंग। तो आओ सबसे पहले मार्केट वैल्यू ऑफ 3 शेयर्स निकालो। तो एक शेयर का दाम मार्केट में कितना है? 621। तो 3 का कितना होगा? 1863। उसमें बोनस इशू के बाद हुआ है तो बोनस इशू का भी कंपोनेंट जुड़ेगा। बोनस इशू में कितने शेयर तुम्हारे पास आए? 1, और उसका दाम क्या था? 0। तो इसमें कितना पैसा जुड़ गया? 0। तो सब मिला के 4 शेयर का दाम कितना रहा? 1863। अब अगर स्प्लिटिंग होगा तो 10 वाला शेयर 2-2 रुपए के 5 में बटेगा। अरे 10 रुपया वाला शेयर 2-2 के 5 में बटेगा, तो 4 शेयर्स कितने में बढ़ जाएगा? 20 में। अरे 20 शेयर्स नहीं हो जाएंगे? तो हमारे पास 4 शेयर्स है ना बोनस इशू के बाद। अब स्प्लिटिंग के बाद तो कितने हो जाएंगे? 20।
तो निकाल दो एवरेज प्राइस 1863 तुम्हारा एक्विजिशन कॉस्ट, और उसमें तुम्हारे पास कितने शेयर्स हैं अब 20, तो एक शेयर का दाम कितना हुआ, समझ में आया। अब जो है उसको इसी तरीके से पढ़ पढ़ के उसी में से प्रिंसिपल निकाल के रटना पड़ेगा, क्योंकि इस पर 20 क्वेश्चन तो मैंने कराया नहीं और इसका कोई प्रिंसिपल था भी नहीं कहीं, पूरे मॉड्यूल में कहीं कैलकुलेशन दिखाया है क्या बैठ के, ये सब जो मैं पढ़ा था। ये तो क्वेश्चन आया, उसका आंसर से क्या निकालना है हमें, प्रिंसिपल। अच्छा ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ऐसे ऐसे करना है, यही सीखना है और क्या करोगे अब। अच्छा ये कौन सा सिचुएशन, पहले स्प्लिटिंग हुआ क्या है, बाद में बोनस इशू हुआ। चलो देखो जो बात कर रहा ना बड़ा दिक्कत कर देगा वो। जो बच्चा जून अटेम्प्ट का है याद होगा, दिसंबर वाला सर और न्यू सिलेबस का 2 दिन से मैंने वो जून वाले सबको बाहर किया था, याद है कितनी अच्छी क्लास चली, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, सबको सब कुछ समझ में आ रहा था। तो देखो जिसका पर्सनल इंटरेस्ट होता है वो चुप रहता है, वो पढ़ता है, और जिसका इंटरेस्ट नहीं रहता तो बात करने लगता है, उसको लगता है क्या बैठ के करूं, बात ही कर लेता हूं, लेकिन उससे डिस्टर्ब हो जाता है सब। तो अभी भी कोई मॉड्यूल फर्स्ट वाले को लग रहा है कि सब तुम्हारे काम करनी है तो अभी चले जाओ बाहर घूम फिर के आओ। अभी मैं बोल रहा हूं 20 मिनट लगेगा, आधा घंटा लगेगा, जाओ घूम फिर के आओ, कोई दिक्कत नहीं। आज मुझे बहुत एनर्जी चाहिए, अभी एग्जाम गाइडेंस है, तुम लोग में मोटिवेशन भरना है, खून गर्म करना है तुम लोगों का, है ना। तो अभी मुझे बहुत बोलना है, अब बहुत चीज सिखाना है, बहुत डिस्कशन करना है, तो मत डिस्टर्ब करो। चलो तुम्हारे पास कितने शेयर्स हैं, 3 का दाम कितना, ये तो जानते हो ना, 3 × 621। अच्छा क्या यहाँ बोनस इश्यू को यूज करो, कहां से करोगे, बोनस इश्यू तो बाद में होगा, पहले स्प्लिट ही कर दो। स्प्लिट करोगे तो कितने शेयर्स तुम्हारे पास आएंगे अब, क्यों बोनस इश्यू हुआ नहीं तो तुम्हारे पास कितने अभी 3 ही है ना, तो 1/5 में, तो 3/15 में। उसके बाद अब बोनस शेयर्स करो, बताओ तो कितने बोनस शेयर्स मिलेंगे तुम्हें अब, 5 मिलेंगे, क्यों 3 पर 1 तो 15 पे कितना, नहीं समझ में आया, 3 पर 1 तो 15 पे कितना, बोले तो 15 कहां से आया, तुम्हारे पास स्प्लिटिंग के बाद 15 हो चुका है ना, तो कितने शेयर्स मिले 5। अब तुम्हारे पास शेयर्स कितने ऐसा मिला के 15, 5, 20, लेकिन दाम तो उतना ही लगा है, क्योंकि ये जो नया 5 आया इसके लिए कोई पैसा खर्च हुआ है क्या, ये तो 0 रुपया खर्च हुआ है, तो दाम उतना ही, फिर एवरेज क्या आएगा, उतना ही आएगा ना। तो देख लो यहाँ भी, यहाँ भी 93.15, यहाँ भी 93.15। मैंने बोला ना स्प्लिटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ा कोई फर्क, देखो कोई फर्क पड़ा क्या, स्प्लिटिंग हो तो भी उतना ही आएगा, स्प्लिटिंग नहीं हुआ तो भी उतना ही आएगा, क्योंकि आपका देखा जाए तो वैल्यू घटा नहीं है, वैल्यू तो उतना ही है। आप 10 रुपए का 1 शेयर बोलो या 2 रुपए का 5 बोलो, बात तो बराबर ही है ना। अच्छा बात बराबर नहीं है, पहले बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो अब क्लियर क्या है, इसको डेली तुम लोग क्या करना सिखा देता हूं। रात में सोने से पहले 12 है ना, 12 ना 14 है, 14 है, तो मुझे लगता है 14 दूना 28 दिन तो होगा ही बचा हुआ अभी, 28 के आसपास, हाँ 28 ही लगभग। तो 28 में डेली एक, जैसे रात में सोने से पहले 1 क्वेश्चन किया, तो भी 1 क्वेश्चन कितना बार हो जाएगा तब तक में, 2 बार हो जाएगा। अब मैं एक बात बताओ, मुझे तो प्रैक्टिकल सब में ऐसी हालत खराब रहता था, तो मैं कैसे करता था, मैं क्या करता था, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते थे सब दोस्त से पूछ लेता था, सब जगह से, टीचर से, कि कितने आ सकते हैं, सब बता दीजिए एक बार में। बता दिया कि 50 क्वेश्चन आएगा चैप्टर, 50 लिख लिया, 50 को डेली याद करता। अब बोलेगा याद कैसे, तो बोल बोल के थोड़ी याद होता है। अब ये सब क्या होगा, डेली बनाता था, नहीं समझे, नहीं पढ़ने का मन कर रहा, मुंह दर्द करने लगा याद करते करते, सच में मुंह दर्द करेगा तुम लोग को, तुम लोग मालूम नहीं। अब बैठोगे पढ़ने के लिए, अब टाइम टेबल दूंगा आज तुम लोग को, जो टाइम टेबल दूंगा उसके हिसाब से जब पढ़ने बैठोगे मुंह दर्द कर जाएगा, सच में दर्द करता है, जबड़ा और सब दर्द करने लगता है। तो कहा दर्द कर, क्या करूं, पढ़ना तो फिर भी है, तो चलो एक काम करता हूं, ऐसा काम करता हूं जिसमें मुंह दर्द ना करे। एक क्वेश्चन उठाया, उसको बैठ के ऐसे ही लिख दिया, 1 बार लिखोगे 2 बार लिखोगे, याद ही हो जाएगा। लोग बोलता है कि प्रैक्टिकल को याद नहीं किया था, मैं तो बोलता प्रैक्टिकल को भी लोग याद करते हैं, अब मैं करता था। 14 है ना, 14 को तुम जितना बार लिखोगे उतना बार क्या होता जाएगा याद, और इसी पैटर्न पे आ गया तो कर देंगे सॉल्व, इसमें क्या दिक्कत। बस भगवान से मनाओ इसी पैटर्न पे आ जाए। अजय कितने मार्क्स का था, 5 तो मिल ही जाएंगे। अच्छा इसमें एक फायदा क्या होगा, 5 पूरा मिलेगा। चलो दूसरा पढ़ो, इसका तो हल्का प्रैक्टिस कराया हुआ है तुम लोग को, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ राइट शेयर्स, उसे एक फॉर्मूला था वहां पे,
पर वो फॉर्मूला का जितना इनपुट था वो यहाँ है नहीं, तो थोड़ा अलग तरीके से निकाला है। अच्छा बताओ, सोमनाथ लिमिटेड का शेयर कैपिटल कितना शेयर्स का है? एक शेयर कितने का है? फेस वैल्यू है ये, मार्केट वैल्यू। कंपनी ने सोचा है क्या करेंगे, किस प्रोपोर्शन में? 1 न्यू शेयर्स ऑफ एवरी 5:1, मतलब पहले 5 शेयर्स होल्ड करो तो कितना मिलेगा? 1। अच्छा, 1 जो मिलेगा वो 100 में मिलेगा कि 130 में मिलेगा? कैसे पता चला? 100 + 30 कितना हो गया? 130। अब आपको राइट शेयर से करना है। देखिए सबसे पहले, अरे सुनो, 5 शेयर पे 1 शेयर मिलेगा ना, तो पहले 5 शेयर लेना पड़ेगा। 5 शेयर लेने जाओगे कितना पैसा खर्च हो जाएगा? कैसे? अरे 250 रुपया का 1, तो 5 का कितना? उसके बाद एक जो नया शेयर लोगे तो ये 1 इंटू नहीं, 1 इंटू 130 ऐसे कर लो, ये ठीक रहेगा ना? 1 इंटू 130। अरे 130 का 1 शेयर मिलेगा ना, तो जोड़ दो इसमें 130। अरे तुम्हारी एक्विजिशन कॉस्ट है 1250 तो चला गया 5 शेयर्स खरीदने में। उसके बाद जो राइट इश्यू मिला मुफ्त मिला क्या, कि उसके लिए भी 130 रुपया देना पड़ गया? चलो अब तुम्हारे पास शेयर्स कितने हैं? 6 मिला के कितना खर्चा हो गया? ये दोनों जोड़ दोगे ना। चलो एवरेज प्राइस निकालो, कितना निकला? 230। अब पता चल जाएगा। मार्केट वैल्यू 1 शेयर का है 250, तुमको मिला कितने में? 230। तुम्हारा एवरेज प्राइस 1 शेयर का हुआ, तो जो राइट शेयर्स नया वाला मिला वो कितना प्रॉफिट देके गया तुम्हें? 20 रुपया प्रॉफिट देके गया। नहीं समझ में आया? एक एग्जाम्पल तुम लोग को दिया था मैंने कि बताओ रिकॉर्ड डेट से पहले बेचना अच्छा होगा कि रखना अच्छा होगा, है ना? तो वही नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है? देखो एक आम आदमी को क्या लगेगा मालूम है? अरे यार 250 रुपया वाला शेयर 130 में ही मिल रहा है, तो इसका मतलब कितने का फायदा वो सोचेगा बताओ? 120। 120 का है कि 20 का ही फायदा है? क्योंकि 130 का फायदा कितने पर? 5 लेने पे। आप ये भी तो समझो ना, समझ रहे हो ना? 5 कहां? 6 रहेगा तो 120। अरे 6 रखोगे तो 120, तो ऐसे भी तो निकलिएगा वो। 6 पे 120 तो 1 पर 20। अरे जो अपना वाला फॉर्मूला था वही ठीक है, जो हम लोगों ने किया था वही ठीक है। मतलब 120 रुपए का फायदा हुआ है, पर 1 शेयर पे कि 6 शेयर होने पे, तो 1 पे कितना फायदा? तो राइट शेयर्स कितना फायदा देके गया? बस 20 का, 20 पर शेयर, 20 पर शेयर। चलो ये बताओ क्या है, ये समझना पड़ेगा। एकदम शांत रहो एकदम। रसेल लिमिटेड के पास कुछ पैसा है, कितने महीने तक के लिए? 6 महीने तक के लिए उसके पास हाथ में कुछ पैसा है। उसके बाद 2 ऑप्शन है कि चाहे तो एफडी में लगा दे जहां इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, लेकिन वो मिल क्या रहा है? 8%। ईयरली की क्वार्टरली, मतलब पेमेंट है 8% पर एनम, पर मिलेगा कैसे? क्वार्टरली। तो जानते हो 8% पर एनम को पहले तुम्हें क्वार्टरली में बदलना पड़ेगा, है ना? तो 2 होगा। अच्छा, या दूसरा ऑप्शन क्या है कि ट्रेजरी बिल खरीद ले जिसका फेस वैल्यू कितना है? 100, लेकिन मिल कितने में रहा है? 98.019। जो बच्चा ट्रेजरी बिल पर है उसको मालूम होगा ये भी बहुत ज्यादा डिस्काउंट है। आपको याद है वहां पैसे का भी छोटा रूप जो हो सकता है, हाँ उसका डिस्काउंट था। ये तो फिर भी बहुत, इसे रुपए में डिस्काउंट दे दिया है। अच्छा रुपए में डिस्काउंट नहीं दिया, लगभग 1.5-2 रुपए का डिस्काउंट है इसमें। 1.5 का तो पक्का है। अच्छा ठीक है, और ये मिलेगा 2 बार मिलेगा कि एक ही बार मिलेगा? अरे एक ही बार मिलेगा। 6 मंथ के लिए पैसा है ना उसके पास, तो पैसा कितना बार लगा पाएगा? एक, इसमें वो 2 बार फायदा कमा लेगा। समझ में? क्वार्टरली तो उसको 2 बार इंटरेस्ट मिल जाएगा, लेकिन इसको एक ही बार मिलेगा। ट्रेजरी बिल में कितना बार मिल पाएगा? एक ही। लेकिन चिंता मत कीजिए, उसको भी हम चाहेंगे तो क्वार्टरली को क्या बना सकते हैं? हाफ ईयरली। कितना करके? इंटू 2। अरे इंटू 2 करोगे तब ना हाफ ईयरली बनेगा। आओ पहले कौन वाला केस करते हैं? एफडी वाला। तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, लेकिन वो है क्या? पर एनम, तो उसको पहले क्वार्टरली लाओ 2%। और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकला? सो देखो यहां पर ये क्या निकाला? 1.02। ये कैसे निकला? 2 डिवाइडेड बाय 100, और उसके बाद ये क्या लगाया? ये क्यों? कितना बार? ये क्वार्टरली है तो 2 बार ना, 2 बार। -1 डिवाइडेड बाय 100, तो तुम्हारा जो ये 6 मंथ का जो है वो 4 आया है, 4.04 आया। कैसे? 2 पर 2 मिला? नहीं समझ में आई? 2 2 4 या 2 के ऊपर फिर 2 कंपाउंडेड जैसा, ऐसा निकाला है ये। क्योंकि आप नहीं समझ रहे हो, पहले आपको 2% मिल गया, जेब में आ गया,
फिर जो अगला मिला वो जो जेब में आ चुका उसका 2%, तो वो तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना, तो 2 4 होगा या ये 4.04% आया, तो 4.04% 6 मंथ का करोगे तो 6 मंथ करने पर कितना बार लगा दिया यही चीज, 2 बार। अच्छा अगर यील्ड निकालोगे, यील्ड निकालने का एक फॉर्मूला बताया हुआ याद होगा, 100 माइनस पी इंटू 365 इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू डी, याद है? यील्ड निकालते हैं, वाई निकालना है हमें, पी का मतलब क्या होता है प्राइस, डी का मतलब डेज टू मेच्योरिटी, इसमें गिनते हैं, और इसमें याद रखना ट्रेजरी बिल की गिनती अलग अलग होती है, याद होगा कैसे होता था बताओ? नहीं वो नहीं, उसमें ऐसा होता था कि गवर्नमेंट नहीं, गिनती अलग होता है, ट्रेजरी बिल का गिनती अलग होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का अलग होता है। एक याद होगा, एक सिर्फ 30 दिन ही कंसीडर करता है, लेकिन ट्रेजरी बिल 30 भी कंसीडर करता है, 31 भी, 30 जो होता है वो सच में कंसीडर करता है ना। तो सुनो, अप्रैल में अगर तुम्हारे पास पैसा है तो अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा और सितंबर पूरा, तो ये तुम्हारा सब मिला के 6 महीना कितना का हुआ मालूम है? 183 डेज का। अच्छा 183 कैसे हुआ? ऐसे जोड़ो 30 31 30 31 ऐसे ऐसे करके ना, और इसमें 2 बार 31 आ गया ये, नहीं ऐसे जुलाई अगस्त लगातार आ जाता है ना, इस वजह से। चलो हो गया 100 माइनस 98.10, अब तो फॉर्मूला बैठा दिया और कुछ नहीं है ना, क्या निकला 4.03। बताओ दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन है? कौन अच्छा है? कि उसको पैसा कहां लगाना चाहिए? एफडी में लगाना चाहिए। अब तुमको क्या करना है? एनएबी निकालना है, और क्या निकालना है? रेट ऑफ रिटर्न। अब एनएबी जानते हैं, म्यूचुअल फंड आ गया, जानते हो एनएबी कैसे निकालते हैं? सब पढ़ाया हुआ तुम लोग को। पहले निकालो नेट एसेट, और उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, तो एक यूनिट का क्या निकल जाएगा? एनएबी, और एनएबी के हिसाब से रेट ऑफ रिटर्न पता चल जाएगा, है ना। आइए एनएबी निकालने का सबसे पहले क्या जोड़िए? मार्केट वैल्यू जोड़िए, उसमें करंट लायबिलिटी जोड़ दीजिए, और डिवाइडेड बाय क्या कर दीजिए? नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग। ये क्या है? यूनिट। चलो पहले मार्केट वैल्यू में क्या क्या लेते हैं? 4200 क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ फंड पोर्टफोलियो। 100 क्या जोड़ा? फिर 100 क्या जोड़ा? अक्रूड इनकम जोड़ा कि रिसीवेबल जोड़ा है? अक्रूड इनकम जोड़ेगा ना। 150 क्या जोड़ा? लाइबिलिटीज माइनस 275 क्या किया? अक्रूड एक्सपेंसेस, डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स? नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स यहां लिखा हुआ देखो 200 करोड़। अब बोला था 200 करोड़ लिखा, आप 200 लिखे, सब कुछ तो करोड़ में ही है, देख रहे हो ना। ठीक है, बताओ तो एनएबी क्या निकला? अब रेट ऑफ रिटर्न तुमको देखना है, बड़ा आसान है। हाँ कैसे गलत हो गया? एक सेकंड रुक जा पहले। फिर ये क्या निकल रहा है? ये कैलकुलेट करो तो। 150 था क्या? लेकिन फिर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ऐसे में। हाँ अच्छा एक बात हो, नेट एसेट निकालने के लिए वहां फॉर्मूला दिया हुआ है हमने, वहां पे जब एनएबी पढ़ रहे थे तो उसमें जो था पूरा एसेट लायबिलिटीज ये सब का फॉर्मूला दिया था मैंने, देखो तो। अब बताओ तो, मार्केट वैल्यू माइनस करंट, मार्केट वैल्यू में क्या क्या आ जाएगा? 4200 आएगा। 100 क्या है? अक्रूड इनकम, रिसीवेबल्स आएगा, आना चाहिए मुझे लगता है ना। अच्छा अगर हम इसको ऐसे प्लस कर दें, प्लस 100, अब देखो तो, अब फिर माइनस 150 और माइनस 275, तब देखो तो क्या निकल रहा आंसर? ये आ रहा है। तो चलो इसको करो इस तरीके से, आंसर देखिए, क्वेश्चन बनाना तुम लोग से सीखे सब। अच्छा रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालोगे? कितना पैसा खर्च किए और कितना मिला, और उसको परसेंटेज में निकाल दोगे तो क्या मिल जाएगा? रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहले रेट ऑफ रिटर्न निकल इनकम अर्न्ड माइनस अमाउंट एक्सपेंडेड, तो सीधा सा मतलब है, डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, सीधा किस में आ जाएगा? ये परसेंटेज में। कितना पैसा लगाए तुम? अरे एनएबी पे खरीदे हो गए ना, तो 19.875, ये तो खरीदने का कॉस्ट, प्लस 2 क्यों?
कहीं लिखा होगा इसमें, डिविडेंड आपको मिला, डिविडेंड आपको मिला। तो आप सुनो ये क्यों जोड़ा सा सुनो, जब आप वापस लेने जाते हैं तो इतना पैसा आपको मिलेगा, अब जानते हैं एनएबी आपको मिलता है। तो 19.875 प्लस 2 रुपए का क्या दे चुका है वो, डिविडेंड भी दे चुका है। तो ये हो गया तुम्हारा इनकम अर्न्ड। अरे एनएबी इनकम अर्न कैसे हुआ, जब आप जाते हैं म्यूचुअल फंड को एनएबी यूनिट वापस करते हैं तो आपको क्या देता है, एनएबी। तो एक एनएबी देगा और उतने दिन में क्या दे चुका है, 2 रुपए का डिविडेंड। तो तुम दो चीज लिए ना म्यूचुअल फंड से, एक एनएबी ले लिए और एक क्या ले लिए, डिविडेंड। अब माइनस करो इसमें जितना खर्च किए थे उसको अक्वायर करने में, कितना खर्च किए थे, खरीदे कितने में थे, और उसके बाद डिवाइडेड बाय 17.60 इंटू 100, तभी परसेंटेज में आएगा वो। टोटल इंटू 100 नीचे करके ना, हाँ हाँ उसी तरीके से डिवाइडेड बाय 17.60, ये हुआ ना, वही बोलो। तो ये क्या निकला एग्जैक्टली 24.29%। अब ये क्या केस है जल्दी बताओ, ये तुम्हारा 2 सितंबर, सिर्फ 2 सितंबर का है। कितने बजे से, 2:42 से 3:26 का ये स्टॉक एक्सचेंज का शेयर प्राइस है। क्या ये स्टॉक एक्सचेंज का शेयर प्राइस, बात एकदम बंद रखो सुनो। और ये है नंबर ऑफ शेयर ट्रेडेड। एग्जांपल दे दो समझ जाना, एक कंपनी है मान लीजिए एक्स, अब वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर वो ट्रेड होता है। 2 सितंबर को 2:42 में उसका प्राइस क्या था एक्स कंपनी के शेयर का, 265.60, और उस पर कितने शेयर की ट्रेडिंग हुई, 550। अच्छा 2:53 पॉइंट मतलब 35 सेकेंड में इसका दाम बढ़ा है कि घटा है, घट गया, लेकिन शेयर की ट्रेडिंग कितनी हुई, ऐसे ही 3 बजे है, फिर 3:03, 3:05, 3:12, 3:21, 3:22, 3:26। हो सकता है उसके बाद 3:30 बज गया होगा, स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गया हो, 3:30 बजे स्टॉक एक्सचेंज बंद हो जाता है ना। तुम्हें निकालना है क्लोजिंग प्राइस और लास्ट ट्रेडेड प्राइस। मैं तुम्हें क्या निकालना है, क्लोजिंग प्राइस, मतलब 2 सितंबर का क्लोजिंग प्राइस निकालो। कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो प्रिंसिपल सिखा दे रहा हूं, बात करना बंद करो। सिर्फ लास्ट का आधा घंटा कंसीडर होता है, लास्ट का आधा घंटा। तो 3 से 3:30 देखा जाएगा। 3 कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से 3:20, तो 3 तो बच गया। इससे पहले ये 2 कंसीडर होगा क्या ना, तो 3:20 से 3:26, सिर्फ इतना ही कंसीडर होगा। पहले तो तुम यहां से ऐसे ऐसे टिक मार लो, कंसीडर इतना ही होगा बस। तो क्लोजिंग प्राइस निकालने के लिए दिन भर का शेयर प्राइस कंसीडर होता है कि लास्ट का आधा घंटा, लास्ट का आधा घंटा। अब निकालने का तरीका सीख लो। लास्ट का आधा घंटा का तुमको क्या करना है, सो ये करना, देखो सबसे पहले तुमको क्या लिखना है, टाइम, प्राइस, नंबर ऑफ शेयर ट्रेडेड इनटू प्राइस इनटू शेयर्स ट्रेडेड, है ना। ये निकल गया, देखो ये इसको इनटू इससे किया गया, ऐसे ऐसे करके तुम पूरा निकाल लोगे। 3 बजे से कितने बजे तक, 3:30 बजे तक। क्या ये इसी तरीके से हो रहा था, देखो तो है, हाँ सही ना, यहां से लिया ना, ठीक है। उसके बाद इसका तुम एडिशन कर दोगे, नंबर ऑफ शेयर ट्रेड, कितने शेयर्स की ट्रेडिंग हो गई थी 3 से 3:30 में, 8,154। और ये जो निकला है, अच्छा प्राइस इंटू शेयर ट्रेडेड का मतलब ये थोड़ा सा कह सकते हैं ट्रेडिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये कितना का हो गया, आंसर इज बहुत सारा, ये ना। अब आप क्या करोगे, सुनो, इसमें से इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये क्या निकलेगा, एवरेज। जो एवरेज निकला वही क्या रहा, क्लोजिंग प्राइस। अब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस कैसे निकला, ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस कैसे निकला, 26307। इसमें ना बहुत जगह पॉइंट भूल गया है टाइप में, कहां ये, तो ये इसका मतलब देखो आईसीआईसीआई बेवकूफ बना दिया, इसको तो सिर्फ देख के निकाल लेना था। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस तो यही है, क्लोजिंग प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ता है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस तो देख के निकाल लोगे। अरे ये तो एग्जैक्ट हिंदी है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। तो सबसे लास्ट में ट्रेडिंग कब हुआ था, 3:26 में, और उस समय क्या क्लोजिंग, उस समय क्या प्राइस चल रहा था, 263.7।
है ना, क्लोजिंग का गलत निकल गया, देखो देखो तो एवरेज सही निकला है 26, देख लिया आप अच्छे से, जो जरा सब कुछ कर लिया, बोलो 26,1.83, ठीक है ना। अब सही है ना डिवाइड, ये सब जोड़ लियो, ये सब सही है ना। चलो सुपर म्यूचुअल फंड ने क्या किया है, एक सुपर बोनांजा नाम का एक स्कीम लाया है, और उस स्कीम में नेट एसेट वैल्यू कितना है, रिडेम्पशन प्राइस कितना है, ऑफर प्राइस कितना है, आपको फ्रंट एंड लोड बैंक लोड, ये मैं नहीं बता रहा, मैं एकदम डिट्टो फार्मूला ही था एक, और ये प्रैक्टिस भी करवाया था, याद होगा उधर तो 1+1- वाला किया, ये तो निकाल लोगे ना, जानते हो ना ये तो बहुत ईजी है, ये आ जाए तो मजा ही आ जाए, है ना। अच्छा सारे आ जाए, बशर्ते कि यही सब लिखा हो जो यहाँ लिखा हुआ था ना, कि नंबर चेंज हो सकता है थोड़ा, वो चलेगा, होगा, बस लैंग्वेज चेंज ना हो। अच्छा राइट शेयर्स का वैल्यू निकालो, कुछ नहीं, फॉर्मूला देखते पता चल गया, क्या करना है, फॉर्मूला पे पुट करना है। और एक फॉर्मूला हम लोग का था 6 रुपए निकला था, क्या कुछ याद करो तो, 6 रुपए निकला था जब हम लोग अपना निकाले थे, तो है ना। चलिए ये वाला केस, हाँ ये पढ़ना पड़ेगा, कौन सी कंपनी है, इसने क्या इशू किया है, अच्छा अब इसका पहले लैंग्वेज, एक तो 90% बच्चा लैंग्वेज ही नहीं समझ पाता, तुम मुझे इसी का इंटरप्रिटेशन बता दो तो क्वेश्चन हो जाएगा। बस इतना ही का बोलोगे बस। अगर आपके पास इस कंपनी का एक वारंट है तो उस कंपनी का एक शेयर जिसका दाम 25 रुपया है, लेकिन आपको 18.275 में ही मिल जाएगा, नहीं समझ में आया। अच्छा ये फैसिलिटी सबके लिए कि वारंट होल्डर के लिए, क्या वारंट होल्डर के लिए, कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक वारंट है तो जो शेयर 25 का है वो कितने मिल जाएगा, 18.275 में मिल जाएगा, ठीक है। शेयर कितने का है, 25 का, अब वारंट कितने का है, 9 रुपया 50 पैसे का। तुमको निकालना है मिनिमम प्राइस ऑफ वारंट का, ये फॉर्मूला कौन लगेगा तो पता ही नहीं है क्या है, मिनिमम प्राइस कैसे निकला तो कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम प्राइस ऑफ वारंट, मिनिमम प्राइस प्लस है कि इक्वल टू है, इक्वल टू है, टाइपिंग मिस्टेक, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स माइनस एक्सरसाइज प्राइस इनटू, ये इनटू है, इनटू एक्सरसाइज रेशियो। चलो जल्दी बताओ कैसे कैसे हो रहा है। तो मार्केट प्राइस क्या है इक्विटी शेयर का 25, पर तुम्हें मिलेगा कितने में 18.275, और एक्सरसाइज रेशियो तो 1:0 है, नहीं समझ में आया। एक शेयर एक वारंट रखोगे तो उस पर आपको मिल जाएगा, ये है ना, तो 1 - 0, क्या दो ये निकलता है ऐसे करके, है निकलता है। अच्छा अब तुम्हें क्या निकलना था, वारंट प्रीमियम। वारंट प्रीमियम कैसे निकलेगा, मार्केट प्राइस ऑफ वारंट माइनस मिनिमम प्राइस ऑफ वारंट। मार्केट प्राइस क्या था 9 रुपया 50 पैसा, लेकिन तुम्हारे लिए वो कितने का प्राइस देखा जाए, अगर शेयर भी ले लेते हो तो 6.725 का, तो तुमको कितना फायदा मिल गया, 2.775 का फायदा मिल गया। अब ये कौन सा केस, मनीष के पास कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 250 प्रेफरेंस शेयर्स, किस कंपनी के, उस शेयर का दाम क्या मार्केट में चल रहा है, और उस शेयर पे कितना डिविडेंड मिला है एनुअल। अब तुम्हें निकालना है व्हाट इज मनीष एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब इसका क्या मतलब है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू डिविडेंड, जितना डिविडेंड मिला है डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। डिविडेंड कितने का मिला, 13 रुपए का मिला तुमको, और शेयर का दाम कितना था, तो आपका देखा जाए तो जो रिटर्न है वो क्या है 16.88%। लेकिन वो कह रहा है सुनो, मनीष रिक्वायर्स 13% रिटर्न, शुड ही सेल और बाय मोर प्रेफरेंस शेयर्स एट द करेंट प्राइस। मनीष चाह रहा है कि उसको 13% क्या मिले, रिटर्न मिले। तो ये जो अभी शेयर का प्राइस चल रहा है 77, क्या उसको इसी प्राइस पर और शेयर्स खरीद लेने चाहिए कि नहीं खरीदे जाने चाहिए। आइए, अगर तुम 13% रिटर्न करोगे तो गिवन 13% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, द स्टॉक वर्थ इज डिविडेंड माइनस डिविडेंड आउट ऑफ व्हाट रिक्वायर्ड रेट। डिविडेंड कितना मिला हुआ है 13, और चाहते भी क्या हो रिटर्न
13% में चाहते हो ना, 13 रुपया और ये क्या है 13%, तो ये क्या निकला, ये ₹100 निकलेगा कैसे? अच्छा पॉइंट की वजह से। अच्छा लेकिन ये बताओ उसका एक्सपेक्टेड रेट कितना था और रिक्वायर्ड रेट ऑफ कितना है ना, यहां के लिखा है, और बिकॉज द करेंट मार्केट प्राइस 77 इज लेस देन। अच्छा इसमें समझे 13% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पर शेयर का दाम कितना हो जाता 100, लेकिन 100 होता, लेकिन अभी मिल रहा कितने पे 77 पे। इसका मतलब शेयर ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है? अरे अगर 13% तुम रेट पे ले जाओगे ना उसको रिटर्न पे, तो कितने का हो जाएगा मालूम है? वो शेयर 77 का मिल रहा है वो 100 का मिलेगा, लेकिन वो तो मिलेगा 100 का, लेकिन सच में मिल कितने में रहा है 77 में। तो इसका मतलब अभी हमें और भी शेयर्स खरीद लेने चाहिए, क्योंकि ये अभी क्या देखो लिखा, मनी शुड बाय मोर एंड मोर शेयर्स एट अ करेंट प्राइस। अब देख रहे हो ये सब कहीं इसका बारे में जिक्र भी नहीं है, पूरे मॉड्यूल में जिक्र तक नहीं है, कहीं भी एक लाइन नहीं लिखा है इसके बारे में। एनएवी के बारे में बताया बस, और कुछ नहीं बताया। बस आप एक मान के चले वो कहीं से भी टपकेगा, तो भगवान करे कि मैच कर जाए। काम पढ़ेंगे नहीं, मैच करेगा तो क्या होगा कि 12-14 पढ़ के जाओगे अच्छे से? कुछ नहीं करना है, डेली एक क्वेश्चन, डेली एक, अब मजा भी आएगा करने में। मैं रहता तो मैं तो याद ही कर लेता सब। ट्रेजरी बिल क्या होता है अब ये तो आप जानते हैं, ये थोड़ी बताना है, पर आपको अब नहीं बताऊंगा भाई। क्यों? समझ में आ गया? सीधा किसके ऊपर सेट है? फॉर्मूला के ऊपर सेट है। और ये बात हमेशा ट्रेजरी बिल में 30-31 चलता है क्या? लेकिन वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता तो 30 ऐसे ही चलता, 30-31 नहीं चलता। ये भी नहीं पढ़ाऊंगा, याद है? अरे फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला पर सीधा सेट कर दिया। अब ये तुम्हारा कब आया था क्वेश्चन? देखो तो दिसंबर 2017, तो नजदीक में आया हुआ है। अरे बड़ा लंबा चौड़ा है यार, ये क्या है? पढ़ो अब इसको। अच्छा हर बार ये अजीब नया क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पढ़ो। इसलिए तो इसका अमेंडमेंट क्लास को नहीं डालता यूट्यूब पे, है ना? पढ़ो इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब मॉड्यूल फर्स्ट वाले का आने वाला मौका, मॉड्यूल फर्स्ट वाले सब तैयार हो जाओ। अभी IL थोड़ा सा बस एक्टिव हो जाओ। काम एक्टिव है, बातचीत में लगे हुए, 3-4 रेजोल्यूशन पास कर चुके। पढ़ा क्या लिखा हुआ है? ABC लिमिटेड क्या चाह रहा है? पहले तो BSE NSE पर लिस्टेड है, और दोनों जगह से क्या होना चाह रहा है? डीलिस्ट। तुमको याद होगा दोनों जगह से डीलिस्ट होगा तो क्या देना पड़ जाएगा? एग्जिट अपॉर्चुनिटी। कौन से लॉ के अनुसार? अच्छा लेकिन ये IBC में डीलिस्ट हो रहा होता तो फिर IBC चलता है, ये नहीं चलता है ना। आओ अब यहां से कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी एक्वायर्ड फॉर द डीलिस्टिंग ऑफर टू बी सक्सेसफुल। इसका मतलब कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी एक्वायर्ड फॉर डीलिस्टिंग ऑफर टू बी सक्सेसफुल। मतलब कम से कम, जैसे तुम्हारा पब्लिक इश्यू में क्या होता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कम से कम इतने शेयर तो बिक ही जाने चाहिए। इसमें उल्टा है कि कम से कम इतने शेयर तो खरीद ही लिए जाने चाहिए। ऑल्सो डिटरमाइन द फाइनल ऑफर प्राइस। फाइनल ऑफर प्राइस तो बुक बिल्डिंग से होगा, याद है? अरे बुक बिल्डिंग समझते हो नहीं समझते हो? बुक बिल्डिंग में क्या होता है? प्राइस रेंज दे देगा। अच्छा लेकिन उसमें भी अगर 100% बुक बिल्डिंग है तो प्राइस रेंज देगा, लेकिन अगर वो बुक बिल्डिंग वो वाला है तो ऑल्टरनेट सिर्फ फ्लोर प्राइस देगा। क्या देगा? फ्लोर प्राइस। आप उसके ऊपर बीट करेंगे, याद होगा, ठीक है? चलो, प्रोमोटर के पास कितने शेयर्स हैं? परसेंटेज वाइज कितनी होल्डिंग हो गई? पब्लिक के पास टोटल कंपनी का हो गया। फ्लोर प्राइस कितना रखा गया? अब देख लीजिए, इस तरीके से बिडिंग हुई थी। 550 पर कितने इन्वेस्टर्स आए और कितना शेयर वो बेचना चाह रहा था? मतलब कितने इन्वेस्टर अपना शेयर देने के लिए तैयार हो गए थे? 2.5 लाख शेयर्स। ध्यान रखा ना ये। अच्छा 565 पे कितना इन्वेस्टर और कितना शेयर्स मिल जाएगा इस पे? 575 पे कितने शेयर्स आ जाएंगे? उसके बाद 585 पे कितने आ जाएंगे? इन टोटल बताओ इन्वेस्टर्स कितने हैं, और अगर सबको जोड़ दें तो कितने शेयर्स आ सकते हैं? 25 लाख। लेकिन होगा नहीं ना, क्योंकि आपको तो बीच में से क्या निकालना है? कट ऑफ प्राइस। अब कट ऑफ प्राइस पर ही क्या होगा एग्जैक्टली? आपका वो एक्सेप्टेंस होगा। तो आप देखते हैं कैसे निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड फाइनल ऑफर
प्राइस। तुमको सबसे पहले क्या करना है, तुम देखो ये निकालना है, ये क्यूमुलेटिव डिमांड। अच्छा क्यूमुलेटिव में क्या होता है, जुड़ता जाएगा ऐसे, इसमें जुड़ेगा 4, इसमें जुड़ेगा 2, अरे ऐसे क्यूमुलेटिव कैसे निकले बोलो तो। पहले 2.5, 2.5 में जोड़ दोगे कितना 4, तो कितना हो गया 6.5, 6.5 में कितना जोड़ दोगे 2 और, तो 8.5, 8.5 में कितना जोड़ दोगे फिर 1.20, तो 12.50 कैसे हो गए, ये कैसे हो गया, ये क्यूमुलेटिव ऐसे कैसे बना, ऐसे बना, ऐसे ऐड होता है ना। अच्छा पूरा ऐड होता है अभी तक वाला, तो ये इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, ये मतलब ये इसलिए ये ऊपर रखा है एक, और इसको ऐसे तिरछा ऐड करते हैं। हाँ वही बोल रहा हूं ना, पहले 2.5 है, फिर 4 ऐड हुआ तो कितना बन गया ये, उसके बाद तो 8.5, लेकिन फिर ये 8.5 में क्या ऐड हुआ जो ये 12.50 कैसे पहुंच गया, कहाँ 4 लाख, रुको 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 पहले आंसर देखो। अच्छा यहाँ 4 था, अच्छा यहां पर गलती हुआ है, यहां पे क्या होना चाहिए था 4, तब हो जाएगा उतना, बोलो टाइपिंग मिस्टेक है, 4 है कि नहीं, देखो तो यहां पे क्वेश्चन में कहां पे एक लाइन मिस कर गया है, और उसके बाद सब सही चल रहा है, देखो तो 1.20 लिख दो यहां पे, फिर अब 1.20, अब 1.50 2 बार दिया, इस वजह से ऐसा हुआ लग रहा है। अब देखो तो ठीक हो जाएगा, अगर उसको ये ऐसे आएगा हैं, अब देखो तो अब सब सही जा रहा है। ये क्या निकाले जल्दी बताओ, ये तो डिमांड हो गया टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का कितना 25 लाख, ये तो वहीं निकाल लिया था ना, अरे ये, और इसमें क्या जो रहा है क्यूमुलेटिव डिमांड ऑफ शेयर्स, इसको जो ये अच्छा 25 लाख इधर से, अच्छा तो 25 लाख टोटल आना ही है, क्यूमुलेटिव है तो, है ना। अब ये क्या लिखा है यहाँ पे, एज पर सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स आर डीलिस्टिंग ऑफर मेड शैल बी डीम टू बी सक्सेसफुल ओनली इफ द पोस्ट ऑफर, मतलब ऑफर आने के बाद प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग टेकन टुगेदर विद द शेयर एक्सेप्टेड थ्रू एलिजिबल बिड्स। अच्छा इसका मतलब समझो, तुम्हारा एग्जिट ऑफर तभी सक्सेसफुल होता है जब एग्जिट ऑफर आने के बाद प्रोमोटर की होल्डिंग कितने पर पहुंच जाए, 90 पर पहुंच जाए, कितने परसेंट पहुंच जाए 90, अभी उसका कितना चल रहा है 75, तो तुम बोलोगे सीधा 15% शेयर ले लीजिए हो जाएगा 90, मतलब 15% शेयर आ जाने चाहिए, लेकिन वो तो देखना पड़ेगा तुम्हारा कट ऑफ प्राइस क्या निकला है और उस पर कितना शेयर आया है, तो कट ऑफ प्राइस उसको तय करो जिससे कि तुम्हारी होल्डिंग कितनी हो जाए, कम से कम 90 तो हो ही जाए। वो कैसे निकलेगा, आप मान के चलिए कि शेयर जो हमें एक्वायर करना है, तुम लोग ना सोच रहे हो कि 15%, पर 15% आएगा कि नहीं पता कैसे चलेगा, तो इसलिए आप मानिए कि x शेयर्स हम एक्वायर कर लिए, तो x प्लस 75 इक्वल टू कितना हो गया 90 होना चाहिए, 75 पहले से है, उसमें क्या जोड़ दो x इक्वल टू कितना परसेंट हो जाएगा 15, कैसे हो जाएगा, अरे 90 में से 75 गया, और x इक्वल टू कितना शेयर्स 15 लाख शेयर्स, तो 15 लाख शेयर फाइनल ऑफर प्राइस इक्वल टू प्राइस एट विच पोस्ट ऑफर प्रोमोटर होल्डिंग रिचेज द थ्रेशोल्ड ऑफ 90% इज 600। 600 कैसे है, इसमें 600 कहां गया, ये है 600 पे 15 लाख शेयर्स आ जा रहे हैं, देखो तो 600 पे कहां 15 लाख शेयर्स आए, ये रुको रुको यहां ये वाला लाइन, ओहो पूरा ही ले रहा है, ये वाला लाइन है क्या, देखो तो 600 पे 15 लाख शेयर्स आ जा रहे हैं, ये आ गया ना 15 लाख, तो 15 अगर तुम 600 कट ऑफ प्राइस रखो तो आप जानते हैं ना अल्टरनेट बुक बिल्डिंग में क्या होता है, जो ऊपर वाला होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, इस तरीके से होता है ना, तो 15 लाख शेयर्स हो गए इस पे, जल्दी बताओ, लेकिन अल्टरनेट बुक बिल्डिंग में ऊपर वाला तब होता है जब पब्लिक इशू हो, ये रिवर्स है तो उल्टा होगा, अरे उल्टा होगा ना, ये सब सक्सेसफुल होगा ना तब ना ये सब शेयर जुड़ा है इसमें। अच्छा ये सक्सेसफुल होगा क्या, ये तो ज्यादा पैसा मांग रहा है, नहीं समझ में आया, अरे ये लोग ज्यादा पैसा मांग रहे हैं तो ये अनसक्सेसफुल रह गए, अरे इतने पे 15 लाख आ गया ना, तो ये इन सब का शेयर ले लिया जाएगा, इन सब का शेयर ले लिया जाएगा, इन सब का शेयर ले लो ऊपर वाले का, तो तुम्हारा 15 लाख शेयर आ जाएगा, बोलो तो क्या नीचे वाले का शेयर लेना पड़ेगा क्या, 605 वाले का 610 वाले का,
तुम क्या बोलोगे? नहीं तुम ज्यादा पैसा मांग रहे हो, तुम्हारा शेयर नहीं लेंगे। तो ये अनसक्सेसफुल हो गए, ये लोग क्या हो गए? अनसक्सेसफुल। ऊपर वाला सब क्या हो गया? सक्सेसफुल। क्यों? कट ऑफ निकालने। कट ऑफ क्या निकला तुम्हारा? 600। अब दिसंबर 2017 में 2-2 क्वेश्चन आ गया था। अब ये बोलो ये क्या है? ये तो बहुत इजी, अभी अमेंडमेंट कराया वही काम आ जाएगा, डिट्टो काम आएगा, एकदम इजी है ये। अच्छा कभी कभी तुम लोग क्वेश्चन फर्स्ट से ज्यादा डर मत जाना, इजी भी आ सकता है। ये एकदम इजी आ गया। एक्स लिमिटेड पब्लिक इशू ला रहा है कितना करोड़ का? 600 करोड़ इक्विटी शेयर्स का। किसके थ्रू? बुक बिल्डिंग। 400 करोड़ इक्विटी शेयर्स, वही तो बोला मैंने, क्या बोला? अच्छा कोई बचलता है ऐसा। 400 करोड़ इक्विटी शेयर्स किसके थ्रू? बुक बिल्डिंग के थ्रू। और उसमें 50% किसको दे रहे हैं आप? QIB को। 50% आप किसको दे रहे हैं? QIB। पूरे इशू साइज का 50% किसको मिल रहा है? QIB। पहले तो ये समझ लो आप। अब तुम्हें बताना है कि एंकर को कितना मिलेगा। बड़ा आसान है। 400 का 50%, 200 मिला QIB को। QIB का 60% किसको मिलेगा? एंकर को। तो लो पहले 400 करोड़ का इशू साइज, QIB को मिला कितना? 200 करोड़। और वो 200 करोड़ का कितना परसेंट? 60% किसको मिल सकता है? एंकर इन्वेस्टर को। तो कितना मिलेगा? 120। अभी क्या फॉर्मूला था कि आराम से हो गए? अच्छा इसमें से म्यूचुअल फंड को कितना मिलेगा? एंकर इन्वेस्टर का 1/3। तो एंकर इन्वेस्टर है 120, 120 का निकालो 1/3, 40 करोड़। अब एक और पूछा, द अमाउंट इफ एनी रिक्वायर्ड टू बी ब्रॉट इन बाय द एंकर इन्वेस्टर। तुम लोग को पढ़ाया याद होगा, तुमको याद है एंकर इन्वेस्टर को ओपनिंग ऑफ इशू से एक दिन पहले अलॉटमेंट हो जाता है, याद होगा? एक दिन पहले अलॉटमेंट हो जाता है, हम लोग के लिए बाद में पब्लिक इशू खुलता है। उन लोग को अलॉटमेंट हो गया 855 पे, लेकिन जो बुक बिल्डिंग बाद में हुआ और पब्लिक का बिडिंग हुआ वो निकला 858, 3 रुपया ज्यादा। तो क्या 3 रुपया ज्यादा उसको देना पड़ेगा? लेकिन उल्टा होता तो ये लिखा है कि बताइए कितना पैसा और लाना पड़ेगा? क्या लाना पड़ेगा? एक। अब इसमें थोड़ा सा गलती करता है, दोनों जगह क्या लिख दिया है? बुक बिल्डिंग प्राइस कितना है? 858। इसको कितना में दे दिया था? तो आपको कितना लाना पड़ेगा? 3 रुपया और। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था यार, नहीं तो काफी इजी हो गया था। ऐसा आ जाए 10-20 तो अच्छा मैं बताऊं, पास होने का एक ही उम्मीद है बस, ऐसा ऐसा क्वेश्चन 6 आ गया। देखो मार्क्स तो काट नहीं सकता हो, इसमें क्या मार्क्स काटेगा? सबको यार 99, 95, 98, 100 है ना, 200, 2 बच्चों को मिला के, है ना। चलिए ये भी हो ही गया। मिठा क्यों? अब आएगा कौन? ILGL। निकालिए ILGL। ILGL नहीं लाया?